नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कुछ कुछ ग्रहणी रोग से भी मिलता है, कुछ कुछ कुष्ठजन्य मतलब इंटेस्टाइन का कुष्ठजन्य वो व्याधि उससे मिलता है, कुछ कुछ पक्वाशयगत वात से मिलता है। मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे बोल दिया जाता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बहुत बार अल्सरेटिव कोलाइटिस का बताया है, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो शायद मैंने कभी भी नहीं बताया, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत सारे अपने यहाँ पुणे के जो वृद्ध वैद्य हैं उनके बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करके, और आज का लेक्चर मैंने बहुत दिन से मैं तैयारी कर रहा था कि मैं आज ये कुछ बताऊंगा। तो और आज अभी मतलब सोमवार है ना, तो आज से कुछ ऐसे ही और आगे आने वाले सेशंस में कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारियों का कुछ अलग अलग अनुभविक योग मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि अरे हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे जो वृद्ध वैद्यों ने सोचा। तो आप लोग को भी बहुत अच्छा फायदा होगा। पहले हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आप लोग अपना अपना अनुभव भी बताइएगा। क्योंकि क्या है ना, हमारे जमदग्नि सर बोलते हैं कि आप लोगों के पास ना एक ही स्टाइल का इलाज नहीं होना चाहिए। आप लोग नया नया कुछ कुछ सीखते जाइए। अलग अलग तरीके से पेशेंट को ठीक करेंगे ना, तो कुछ अभ्यास होना चाहिए कि हम कुछ नया दे रहे हैं। नहीं तो आप रक्तज प्रवाहिका अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुटज घन परपटी, बिल्वावले, बिलाजिल, कुटजारिस्ट, यही सब कंटिन्यू देंगे, तो ऐसा तो और भी डॉक्टर कर रहे हैं। आप में कुछ अलग बात रहेगी तभी तो पेशेंट आपके पास है और आपको मजा भी आएगा। नहीं तो आप सारे पेशेंट को एक ही दवाई देंगे, एक ही दवाई देंगे, तो आप बोर हो जाएंगे। कुछ तो अलग करते रहना चाहिए, कुछ नया नया करते रहना चाहिए। तो पहले हम प्रवाहिका व्याधि के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो अनुभविक योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रवाहिका व्याधि है ना, उसका वर्णन चरक संहिता में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है। चरकाचार्य जी ने कफजतिसार में प्रवाहिका का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में प्रवाहिका का स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। वाग्भट ने भी इसको बिंबिशी नाम का व्याधि ऐसा कहा है। माधव निदान में इस व्याधि का स्वतंत्र रूप से और विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रवाहिका को ही विस्त्रंसी, विश्वारिका, निर्वाहिका, अंतर्ग्रंथि, ऐसा बहुत सारे, निस्तानिका, बिंबिशी, अंतर्ग्रंथि, ये मधुकोशकार ने भी और इसके पर्याय नाम बताए हैं। अब प्रवाहिका जो है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रवाहन मानस्य प्रवाहिका, जिस पे पेशेंट जो हमारा रहता है। और आजकल ये बीमारी बढ़ रही है, ये कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज वगैरह बढ़ रहा है। इस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल लोग लेट खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, सुबह उनका मल प्रवृत्ति नहीं होता है, तो वो प्रवाहन करते हैं, कुंथते हैं, मतलब जोर लगाते हैं पेट साफ करने के लिए। एक बार थोड़ा पेट साफ हो जाए तो रिलैक्स हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि जब हम बोलते हैं वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को जबरदस्ती न धारण करना है न उदीरण करना है। जबरदस्ती आप जोर लगा के वेगों को निकालेंगे,
उसकी वजह से अपान वायु की दुष्टि हो जाती है। और अपान वायु, ये वायु है, वायु, ये वायु क्या करेगी, रुक्ष गुणात्मक वायु रहती है, तो ये वायु समान की दुष्टि करेगी। समान वायु क्लेदक कफ का दुष्टि करेगा, और फिर प्रवाहिका नाम का व्याधि होता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो प्रवाहन का मतलब होता है कुंथना या जोर लगाना। तो यह बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी देखा जा रहा है, वृद्धों में भी देखा जा रहा है। ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस व्याधि में जो भी, अभी ये एक अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हुआ है, पहले की घटना है। प्रवाहिका शुरुआत में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा कुंठता है, और उसको अल्प प्रमाण में मल प्रवृत्ति होती है, और सामता बहुत ज्यादा रहती है। और सामता बहुत ज्यादा रहती है तो उसको और जोर लगाना पड़ता है। धीरे 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 ये जो एडिक्शन है जोर लगाने का, यह प्रवाहिका व्याधि में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा स्पष्टीकरण सुश्रुताचार्य जी ने भी कहा है। तो और सुश्रुताचार्य जी ने एक और चीज बोला है कि अतिसार भी, बार बार लूज मोशन होना भी प्रवाहिका का हेतु हो सकता है। इसी तरह से अग्निमांद्य होना और वात कफ प्रकोपक जितने भी हेतु हैं वह भी प्रवाहिका के हेतु हो सकते हैं। या रुक्ष और स्निग्ध परस्पर गुणों का द्रव्य एक साथ सेवन किया जाता है। जैसे कि आपने बहुत ज्यादा तेल में बनाए हुए पूरी खाया, और उसके साथ में आपने स्प्राउटेड चीजें खाया, जो स्निग्ध और रुक्ष दोनों साथ में खाया। स्प्राउटेड चीजें भी खाया और तेल में, डीप फ्राइड तेल में भी स्निग्ध और रुक्ष एक साथ परस्पर विरोधी द्रव्यों का सेवन ज्यादा किया। अब वो स्प्राउटेड जैसे चना हो गया, या फिर मूंग हो गया, या फिर और भी बहुत धान्य होते हैं, वो स्प्राउटेड चीजें वो पेट में जाके पचता तो है नहीं, वायु का प्रकोप भी करता है, और स्निग्ध चीजें कफ का प्रकोप करती है, दोनों साथ में खाया जाएगा। तो और फिर पेट साफ नहीं होगा, पेट में गैस बनेगा, पेट दर्द होगा, और फिर यह पेशेंट नेक्स्ट डे से सुबह वॉशरूम में जाए। और दूसरा क्या है कि आजकल कोमोड का प्रथा आ गया है, इंग्लिश टॉयलेट, तो लोग जोर लगाते हैं, जोर लगाने से कभी कभी गुद भाग बाहर आने लगता है, और ये प्रवाहन बार बार कि जोर लगा के निकल जाए निकल जाए, इससे ये प्रवाहिका नाम की व्याधि होती है। बाद में इसमें और तिक्त रसात्मक द्रव्य का सेवन करेंगे, क्षार का सेवन करेंगे, तो और ये प्रवाहन कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे अल्सरेशन होते हैं, और वो जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस, वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाता है, और वह अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रवाहिका जो व्याधि है, यह अन्न व स्त्रोतस का और पुरीश व स्त्रोतस का एक व्याधि है। इसमें कहीं कहीं उदक व स्त्रोतस की भी दृष्टि मिलती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो आमाशय जो है, यह प्रवाहिका का उद्भव स्थान है, मतलब वहां पर ही शुरुआत होती है। जहाँ पे आमाशय, हम खाना खाते हैं तो मधुर अवस्था पर आमाशय में होता है, वहां ही शुरुआत होता है। तो आमाशय में सबसे पहले क्लेदक कफ की दृष्टि होती है, और प्रकुपित वायु जो रहता है वो खींच के पक्वाशय की ओर लेके जाता है। किसको लेके जाता है, तो क्लेदक कफ को खींच के लेके जाता है, और रुक्ष गुणयुक्त वायु के संपर्क में आके कफ का जो पिच्छिल गुण है वह कम हो जाता है, और उसमें स्त्यानता आ जाती है, पिछलता कम होती है, और चिपचिपापन, स्त्यानता बहुत ज्यादा आ जाती है। चिपचिपा मतलब वो बहुत ज्यादा चिपकने वाला स्त्यान कफ वह बनने लगता है, क्योंकि कफ जो है वो कहीं ना कहीं रुक्ष गुण, वायु के रुक्ष गुण से उसका जो स्निग्धपना है वह कम हो रहा है, और चिपकापन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गोंद होता है, या फिर जो भी गम होता है, फेविकोल, वह अगर रुक्ष होने लगता है तो उसमें चिपचिपाहट ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये स्त्यानता आने लगती है, और थोड़ा काठिन्य भी होने लगता है। ये स्त्यान कफ जब पक्वाशय के अंतर त्वचा को चिपक जाता है, तो चिपका हुआ कफ स्त्यान कफ है, वो गुदा के द्वारा वायु जो है, अपान वायु बाहर निकालने का कोशिश करता है कि गोंद जैसा कुछ चिपक गया है, इसको निकालो बाहर, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। तो हमेशा ऐसा फीलिंग होता है कि अभी अर्जेंसी है, अभी मोशन को जाना है, और हरीनेस भी रहता है, क्योंकि वायु बार बार प्रेशर देता है नीचे कि जल्दी जल्दी वो निकले, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। तो कफ बाहर निकालने के लिए रोगी को शौच के समय बहुत बार कुंथना पड़ता है, प्रवाहन करना पड़ता है। बहुत प्रवाहन के बाद भी थोड़ी सी मल प्रवृत्ति होती है, और प्रवाहन के वजह से श्रम होता है, थकावट होती है, और इससे और बात का प्रकोप होता है, वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती उदीरन करने से कफ और स्त्यान हो जाता है, और उसमें और चिपचिपापन आ जाता है, और वो कफ जो है वो बॉडी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए कफ को चिपका लेती है कि छिल ना जाए वो बहुत ज्यादा। तो इसके वजह से ये विष चक्र निर्माण होते रहता है, प्रवाहिका की संप्राप्ति अधिकाधिक होने लगती है। अब सामान्य लक्षण में तो सकफ मल प्रवृत्ति होती है, म्यूकस आता है। आप लोगों के पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट जब आते होंगे तो वो जरूर ऐसा हिस्ट्री बताते हैं कि पहले तो भूख नहीं लगती थी, और फिर अपने हेतु पूछा तो वे बोलेंगे कि हम लोग तेल वाला चीज खाते थे, रुक्ष चीजें खाते थे, और उसके बाद में कुंठना,
हम लोग जबरदस्ती निकालने का कोशिश करते थे, या फिर हम लोग लैक्सेटिव दवाइयाँ, रुक्ष करने वाली दवाइयाँ जैसे त्रिफला चूर्ण, पेट सफा, बहुत सारे चूर्ण उरण लेते थे तो हमारा पेट साफ होता था। तो वो जितना ऐसे चूर्ण वगैरह लेंगे और जबरदस्ती पेट साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां रुक्षता बढ़ती है, इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम में रुक्षता बढ़ती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कफ का निर्मित होता है। कफ का निर्मित होता है कि प्रोटेक्ट करे स्किन, मतलब जो वहां के जो वॉल्स हैं, जो लेयर्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने, तो ये कफ और बनता है और कफ बन के ये विष चक्र बार बार तैयार होने लगता है। इसमें मल के वेग अधिक होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अधिक रहते हैं और मल की मात्रा अल्प होती है। तो इसीलिए आचार्यों ने क्या बोला है, कृते अपिकृत अकृत संज्ञता, मतलब जाके आने के बाद भी समाधान कालक मल प्रवृत्ति नहीं होती है। कृते अपि अकृत संज्ञता, मल प्रवृत्ति करने के बाद भी ऐसा रहता है कि कृते अपि असंज्ञता, मतलब नहीं किया गया है। और इसकी वजह से आधमान होता है, अविपाक होता है, उदर शूल होता है, गात्र साध होता है, ऐसे व्याधियां बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में सुश्रुत में वातज प्रवाहिका, पित्तज प्रवाहिका, कफज प्रवाहिका और रक्तज प्रवाहिका, ये 4 टाइप बताए। वातज प्रवाहिका में प्रवाहन और शूल ये लक्षण ज्यादा होता है। मल प्रवृत्ति से बाहर निकलने वाला कफ जो होता है वो फेन युक्त रहता है। पित्तज में तृष्णा रहती है, मल प्रवृत्ति के समय दाह होता है, प्यास भी लगती है और बर्निंग होता है बहुत ज्यादा। और जो कफ होता है वो अल्प होता है, द्रव होता है और पीत वर्णित पीले रंग का होता है। कफज प्रवाहिका में कफ घन होता है, गुरु होता है और बहुत मात्रा में होता है और इसमें स्त्यांता कम होकर पिछलता थोड़ी बहुत रहती है। सबसे डेंजर है रक्तज प्रवाहिका, इसमें मल प्रवृत्ति कफ के साथ होती है और सरक्त होती है, रक्त के साथ होती है। और जब इसमें फ्रेश ब्लड आने लगता है तो इसी को हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसे बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हो तो उसको क्रोन्स डिजीज बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो इसमें मल प्रवृत्ति सकप और सरक्त होती है। जब जीव रक्त जाएगा, फ्रेश ब्लड जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा थकावट होती है, खून की कमी हो जाती है और तृष्णा ये लक्षण हो जाता है। इससे पांडु रोग होता है, कभी कभी गुद भ्रंश होता है, गुल्म होता है, कभी कभी कुक्षी शूल होता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब हम लोग चिकित्सा जो करते हैं तो हम लोगों ने बार बार बहुत बार डिस्कस किया है कि हम लोग इसमें मोच रस से पिच्छा बस्ती देते हैं, बोल बद रस देते हैं, बोल परपटी देते हैं, नाग केसर देते हैं, बिल्व देते हैं, शुंठी, अतिविषा, उदुम्बर त्वक, दीपन पाचन अनुलोमन, ग्राही द्रव्य देते हैं, कुटज त्वक देते हैं, नाग केसर, मुस्ता, और कंडीशन के हिसाब से संजीवनी गुटी, कुटज परपटी, भल्लातक परपटी, ऐसे सारे द्रव्य देते हैं। कभी कभी हमें पेन बहुत ज्यादा रहता है तो अहिफेन, भंगा, जातिफल, कर्पूर, इनके कल्प देते हैं। शंखोदर रस, कर्पूरेश्वर रस, जाति फलादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, बृहद गंगाधर चूर्ण, ये सब हम लोग देते हैं, ये कॉमनली हम लोग डिस्कस करते हैं। या शुंठी देते हैं, कुटच घन परवट्टी, ये सब देते हैं। लेकिन जो आनुभविक विचार है उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं ना, तो सबसे पहले टिपिकल सिम्टम क्या होता है। पेशेंट एक तो हमारे पास आते हैं तो वो एलोपैथी का सारा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं या उनका चल रहा होता है। तो वो लोग क्या लेते हैं एलोपैथी में, मिसाकोल या प्रेडनिसोलोन, वाइसोलिन, ऐसी कुछ कुछ दवाइयां लेते हैं या एंजाइम्स लेके ऐसे होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। मिसाकोल का कुछ डोज दे दिया जाता है, फिर कुछ ये दे दिया जाता है, मतलब कुछ लीवर के एंजाइम्स दे दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वो टेपरिंग डोज में बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं। फिर उसके बाद में जब नहीं होता है, वो अल्सरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोलोनोस्कोपी में दिखता है, तो वो बोलते हैं कि हम ये पूरा कोलोन जो है ना उसको रिमूव कर देंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच के हम एक पैसेज बना देंगे, लेकिन लूज मोशन होते रहेगा। उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, क्योंकि इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, खुद के सेल खुद को ही मारते हैं, ऐसा एलोपैथी साइंस बोलता है। और इसके कॉजेज वो अग्निमंदता और कफ का, वायु का, ये कुछ नहीं मानते हैं, बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका क्योर नहीं है। आयुर्वेद में जब पेशेंट आते हैं सारा चीज देख के, तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि उनका मल प्रवृत्ति कैसा हो रहा है, तो वो शूल युक्त हो रहा है क्या, सरक्त मल प्रवाहन हो रहा है क्या। अगर ये सब हो रहा है तभी हमें अपना देखना चाहिए कि रक्तज प्रवाहिका है। फिर अग्निमंदता है क्या, मल प्रवृत्ति सामयुक्त हो रही है, दुर्गंधित हो रही है क्या, उसके बाद में रक्ताल्पता, बॉडी में पूरा एचबी लेवल कम है क्या, पांडुता है क्या, तो हमें पता चल जाता है। उसके बाद में हम लोग जब कोलोनोस्कोपी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कितना कवर हो गया है। अभी आप लोग एक मिनट देखिए, मैं आप लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ, एक मिनट।
अभी देखिए हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो ये देखिए जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ये लवन बेली नाम का जो हमारा सर्जरी का बुक है, उसमें है कि ऐसा कोलोन दिखता है। जब उसका हिस्टोपैथोलॉजी लेते हैं तो एक तरह से ये कुष्ठ जैसा संप्राप्ति है, यहाँ पे कुष्ठ हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो हम लोग को इसमें पहले तो कुछ ऐसी दवाइयां देनी है जो दीपन और पाचन करे और ये कुष्ठ जन्य संप्राप्ति को ठीक करे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से कोलोन इतना बेकार दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है कोलोन साइड में जहां स्केल लगा हुआ है, तो वह कोलाइटिस वाला, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला, और इस साइड वाला वो नॉर्मल है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसमें हमें क्या क्या दवाइयां देने से फायदा होता है, अनुभविक विचार आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रयोग करिए तो आप लोगों को और फायदा होगा। तो इसमें उशीर का प्रयोग करना है, और उशीर, नागकेशर, मुस्ता, बेल फल का जो अंदर का भाग रहता है वह लेना है, इंद्रयव और अनार का छाल, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और अनुपान है वो बिल्वावले, पुटज घनवटी, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और जो वृद्ध वैद्य लोग हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वृद्ध वैद्य लोग जो महाराष्ट्र के थे उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने चावल का जो मंड होता है उसका 60 ml इतना मात्रा में बस्ती दिया। ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा जो मैं बता रहा हूँ। चावल का जो मंड होता है, मंड, मंड पेया विलेपी आप लोगों ने पढ़ा है, जो संसर्जन क्रम में यूज करते हैं, उसका 60 ml बस्ती, उसको देने से इतना बढ़िया फायदा होता है, इतना बढ़िया फायदा होता है। मतलब पेशेंट को ना ये वहां पे पोषण मिलने लगता है ये चीज का। उसी तरह से कुछ कुछ पेशेंट को चावल का जो मंड है उससे नहीं उपशय मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप चावल का जो मंड है वो 60 ml लेना है, प्लस जात्यादि तेल 20 ml, इसको मिक्स करना है, इमल्शन जैसा बनाना है और उसका बस्ती देना है। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे भी नहीं फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब हर पेशेंट अलग होता है, किसी का अल्सरेशन बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये सेकंड स्टेप है, इससे जिनको फायदे हो गया ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो द्रव्य है, जो मैंने बताया कि उशीर है, नागकेशर है, मुस्ता है, बिल्व का अंदर का मज्जा है, इंद्रयव है, अनार का छाल है, इसके साथ में हमें क्या करना है कि उसमें से हमें ये निकाल देना है, नागकेशर थोड़ा कम करना है क्योंकि वो रुक्षता करता है, और ताप्यादिलो ऐड कर देना है, और वटांकुर सिद्ध दूध का बस्ती देना है। जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके आगे जो वटांकुर निकलते हैं उसको लेके आना है और दूध को शीरपाक करना है, सिद्ध करना है, उसका बस्ती देना है, क्योंकि वो कषाय रसात्मक रहता है और वो बहुत अच्छा मतलब इसमें काम करता है। इससे इमीडिएटली 2 से 4 दिन के अंदर रक्त स्त्राव जो है वो बंद हो जाता है। ये आप लोग जरूर यूज करिएगा। उसी तरह से खाने में कटु रस का प्रयोग बंद कर देना है, मतलब थोड़ा भी तीखा नहीं देना है। अम्ल रस, लवण रस, लवण देना है तो बहुत कम देना है, अम्ल देना है तो आंवला या अनार ही देना है, या नींबू का केवल अचार, नींबू का अचार मतलब केवल नींबू डुबो के नमक में डाल के वो बनाया हुआ वो अचार, बाकी मसाला नहीं। उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ बंद कर देना है। दूसरा क्या है कि जब वटांकुर सिद्ध दूध का शीर बस्ती देते हैं, वह कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है, उसका 100% रिजल्ट आता है। और जो ये सकफ म्यूकस वाला जो मल प्रवृत्ति है वो तो इमीडिएट बंद हो जाता है, रक्त प्रवृत्ति है वह बंद हो जाता है। इतना बढ़िया वटांकुर सिद्ध शीर पाक का बस्ती होता है। और वो कितना देना है, 60 ml, बस उतना ही देना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उससे एकदम आश्चर्यजनित परिणाम मिलता है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अरे वाह इतना बढ़िया हो गया कि मिसाकोल भी बंद किया धीरे धीरे टेपरिंग डोज में, वाइसोलन भी बंद किया। और क्या मिसाकोल क्या करता है कि जो अल्सरेशन है उसको सिकुड़ा देता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही वो मिसाकोल का पावर खत्म हुआ फिर से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, क्योंकि वहां पे अल्सरेशन हुआ है, जख्म हुआ है। लेकिन वटांकुर सिद्ध जो हम लोग बस्ती देते हैं वो हील कर देता है, हील करके वो सुखा देता है, अल्सर सूखने लगता है, और जो इन्फ्लेमेशन हुआ है कोलाइटिस वह भी पूरी तरह से ठीक होने लगता है। अभी शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहती हैं, हैंड रेस किया है। सर वो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, वो बस्ती वाला जो बटांकर से दूध है, मतलब हाँ क्षीर पाक है, उसमें उशीर है, ताप्यादिलो है, और क्या नहीं, क्या है? वो इंटरनल दवाई के लिए मैंने बताया, इंटरनल दवाई के लिए उशीर है, हम्म, नागकेशर है, हम्म, मुस्ता है, हम्म। बेल का जो मज्जा होता है, कच्चा बेल का हाँ, बेल का गुदा। गुदा, इंद्रयव हम्म, लेना है, अनार का छाल लेना है। अच्छा। हाँ, इसको लेना है अच्छा, ये 500 मिलीग्राम बटांकुर की सिद्ध मात्रा में। जो खीर है इसका अकेले देना है ना?
हाँ, वटांकुर सिद्ध शीर पाक को अकेले देना है। ओके, मैं क्या सोची कि उसमें ये सब चीजें मिक्स करनी है। नहीं नहीं, वो इंटरनल अलग चीज देना है, वो पेट में लेने वाला। और ये जो शीर पाक है, वटांकुर सिद्ध शीर पाक, ये अलग है, ये बस्ती का द्रव्य है। ओके, हाँ वो मेरे पास है, मैंने बट लगाया हुआ है, तो मैं हाँ, सोच रही थी इस तरह पेशेंट आएंगे तो मैं बना कर दूंगी। और ये कैसे बनाया जाता है वटांकुर सिद्ध शीर पाक? तो तो सबसे पहले क्या बताइए। करना है, 60 ml दूध लेना है, 200 ml पानी लेना है, 200 ml पानी लेना है, और 10 वटांकुर लेना है, और मध्यम आकार के जो बड़े बड़े वटांकुर रहेंगे वो लेना है, और उसको बॉईल करना है। तो ये चॉकलेटी रंग का शीर पाक तैयार हो जाता है। ठीक है। तो जिन जो लोग लेते हैं ना 2 हफ्ते तक ये ऐसा बस्ती लेते हैं, तो उनको मल प्रवृत्ति जो है ना एकदम कंट्रोल में आ जाती है। 100% रिजल्ट है। ये जो वटांकुर सिद्ध सर ये शीर पाक है, कितनी कभी मात्रा में देना है, मतलब कितनी दिन तक देना है ये वटांकुर वाला? 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में देने से तुरंत फायदा होता है। जी सर, इसमें कोई घी तेल कुछ नहीं, बस हाँ, सिंपल एक और घी चीज दूध? उन्होंने ये भी बोला है, आप लोग को ये चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये बोला है कि जब 2 हफ्ते हम शुरुआत में देते हैं, तो 2 हफ्ते शुरुआत के देने में अल्सरेटिव कोलाइटिस को 3 घंटे में मल प्रवृत्ति होता है। उसके बाद में 3 घंटे बाद दूध के साथ मल विसर्जन होता है। उसके बाद जब 15 दिन हो जाते हैं, 2 हफ्ते हो जाते हैं, उसके बाद में बस्ती अब्जॉर्ब होने लगती है। ये इसका मेन है जो हमारे वृद्ध वैद्यों ने बताया। सर ये वटांकुर क्या होता है? बरगद का जो ये रहता है ना, जो फोम आता है, उसको क्या बोलते हैं? बरगद के जो क्रीपर्स आते हैं, बरगद का बनियान ट्री, जो अंकुर आते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जी, कितना ग्राम मैं उसमें रुकती रहती है बाद बटांकुर में। है वो 10 मात्रा में ले लिया तो भी चलेगा। अच्छा, उसको ठीक। कूट के अच्छे से, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। इसका सारा पीडीएफ आप लोगों के पास आएगा अभी, ताकि आप ये लोग, खाली पेट देना है, भरे पेट मतलब पूरा पेट भर के, मतलब ये खाली पेट देना है, खाली पेट देना है। तो खाली पेट? शुरुआत में 2 हफ्ते जो है, ये 3 घंटे के बाद मल प्रवृत्ति होगी। सुबह सुबह दे दिया ना, तो और इसका नियम नहीं है, ये मात्रा बचती है ना, हाँ, इसका मात्र नियम नहीं है, बचती है। आप कभी भी दीजिए। ठीक है। सर एक काइंडली जो मांड वाला आपने बताया था, जो चावल हाँ, का मंड, उसमें जैसे वो बहुत थिक रहता है, जैसे हम अगर उसमें बनाते हैं पंचकर्मा में, तो वो कैसे बनाएंगे कि वो नहीं, अंदर जा आप सके कैसे कैसे? करेंगे, वो 1 भाग चावल और 16 गुना पानी, और उसको रख देना है। और 16 गुना पानी रखने के बाद जो चावल पक जाएगा, तो वो चावल को अलग कर दीजिए, और वो जो पानी रहेगा, कितना पानी जैसा रहेगा, पानी तो ज्यादा है ना उसमें हमारा जाते मंड आदि में। तेल या उसमें ऐसा बोला है कि कुछ लोगों को चावल के मंड से ही फायदा होता है 60 ml देने से। कुछ पेशेंट और सीवियर होते हैं तो उनको जात्यादि तेल 20 ml मिक्स करके देना है। 60 ml चावल का मंड और 20 ml चावल का सर बहुत जात्यादि अच्छा। तेल। और तीसरे कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जिनको और कॉम्प्लिकेशन होता है, उनको ये दोनों नहीं देना है, उनको वटांकुर सिद्ध दूध का बस्ती देना है, क्षीरपाक। और इंटरनली जिनका एचबी लेवल कम है, उनको ताप्यादि लौ शुरू कर देना है, तो रक्तस्राव ठीक हो जाता है ना। और मैं बताऊं क्या, बहुत सारा चीज। सर इसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने दिन तक, मान लो हमने पहले स्टेप से स्ट्राइक करा, तो हम कितने दिन तक उसे दें कि पता चले कि ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, फिर दूसरे स्टेप पे जाए, फिर वो देखें कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, फिर तीसरे स्टेप पे जाए? हाँ, तो इसमें ऐसा है ना कि इसमें डेट के हिसाब से बताए। पहले 20 जुलाई को दिया, 7 दिन, 7 दिन में पता चल जाता है। 7 7 दिन के उसमें हमें चेक करना है। केवल चावल का मंड का दे दीजिए, जो कम अभी शुरुआत में है, फर्स्ट स्टेज में है, उनको दे दीजिए। उनको नहीं हुआ तो जात्यादि तेल के साथ मंड का दे दीजिए। 7 7 दिन में पता चले। उससे भी नहीं हो रहा है तो वटांकुर का दीजिए, या डायरेक्ट आप वटांकुर का ही देके स्टार्ट कर दीजिए। सो वटांकर को सबको दे सकते हैं ना? सबको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज में वो किसी भी स्टेज में तब भी दे दीजिए। रक्त प्रवाह, हमारे पास तो ज्यादातर वैसे ही पेशेंट आते हैं जिनको सब कुछ हो चुका होता है, उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा होता है, पेट दर्द होता है, मतलब कॉलिकी पेन वाले ही हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो आप वटांकुर सिद्ध क्षीरपाक का सबको दे दीजिए, है ना। उसके बाद में इसका मतलब ऐसा मिरेकल दिखता है। और दूसरा, बल की रक्षा होती है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ना हमेशा पेट में दर्द हो रहा है, रात को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ऐसा बोलते हैं, और उनका बल का क्षय होता है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही वटांकुर सिद्ध क्षीरपाक देते हैं ना, उनका बल बढ़ जाता है।
और एक और चीज, जब हम शीर पाक बना रहे हैं तो इन्होंने बोला है कि जब भी हम दूध और पानी डाल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग बर्नर पे गर्म करिए, पहले दोनों का बराबर गर्मी रहना चाहिए, तब मिक्स करें तो फट जाए। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जब भी वटांकुर डालते हैं ना तो दूध फटने का डर रहता है, हम लोग शीर पाक बना रहे तो इसलिए दूध को गर्म करना है और पानी को भी गर्म करना है, दोनों को मिक्स करना है, फिर वटांकुर को कूट के डालना है, फिर शीर पाक बनाना है। बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से कुछ और भी दवाइयां यूज करनी है, जैसे बिल्वा वाले या वो मार्केट में आता है सांडू कंपनी का बिलाजिल, वो दे दीजिए। बेल का मुरब्बा आता है पतंजलि का, कितना बढ़िया आता है। कुटज घन वटी आता है। उसी तरह से उशीर, अनार का छाल, बेल का जो गुदा है, और मुस्ता इस और ताप्या दिलो, इसका प्रयोग करने से शूल हो गया, कटी शूल, पाद शूल, वीकनेस, ये सब नष्ट होके बल का रक्षण होने लगता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ और पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि केवल वटांकुर ही क्यों दिया हमने? तो वाग्भट चिकित्सा स्थान में जो रक्त पित्त की चिकित्सा है उसमें बोला है शीरी वृक्ष के बारे में, ऐसा बोला है कि नेग्रोदो दुम्बर अश्वत श्रृंगाना अपोत्य वासेत अहोरात्रम जले तप्ते घृतम तेनाम वसा पचेत, मतलब बरगद हो गया। अब इसी के पैरेलल और कौन कौन सी दवाई है शीरी वृक्ष में या पंचवलकल में? तो बरगद है, उम्बर है, उम्बर मतलब गुलर, गुलर। फिर पीपल का जो है श्रृंग, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अंकुर, और इसका प्रयोग रक्त पित्त में बताया। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रहा है कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इसलिए बरगद का प्रयोग करिए, गुलर का, उम्बर का प्रयोग करिए, पीपल का प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया फायदा होता है। उसी तरह से और भी हम क्या यूज कर सकते हैं? तो मसूर का जो पेड़ होता है, मसूर ले लीजिए, और पीपल का अंकुर, इससे सिद्ध, मसूर का दाल, अक्खा मसूर जो होगा, और पीपल का अंकुर जो हो गया, उससे सिद्ध यवागु बना के, यवागु में पानी थोड़ा कम रहता है ना, उसको दे के उससे भी फायदा होता है। जिनको और रक्त प्रवृत्ति हो रहा है, जो ये यवागु वगैरह से भी नहीं हो रहा है, तो शीरी वृक्ष का कषाय जो रहता है, काढ़ा बनाना है शीरी वृक्ष में, जैसे कि नेग्रोद हो गया, उदुम्बर हो गया, अश्वत्थ मतलब पीपल हो गया, इनके श्रृंग लेके पारिस पीपल हो गया, ये सब का प्लक्ष हो गया, इनका हमें काढ़ा बनाना है और उसका बस्ती देना है, तो उससे रक्त अतिसार, अतिसार प्रवाहिका ठीक है। सर नगरोध क्या होता है? नगरोध? नेग्रोद में इसका फोटो भेज दूंगा आपको सर। जी सर। जिन लोग सर गुलर, गुलर मीन्स भारी सूजन बोलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में दत्त भगवान को बहुत मानते हैं, तो उनके पेड़ होता है उम्बर का, औदुम्बरा वाले बनाते हैं, को उम्बर बोलते हैं। ओके, मतलब उदुम्बर वही गुलर के फल ना, उदुम्बर का फल जो रहता है उसको गुलर बोलते हैं। हाँ ठीक है, बाकी लोग म्यूट रखिए, केवल जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पता है। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो बरगद वट का अंकुर का क्यों महत्व बताए? तो वटः कषायो मधुरा, जो बरगद है ना, कषाय और मधुर रसात्मक है, और यह कफ पित्त जित ऐसे भी बताया है, और शोथ को नष्ट करता है। उसी तरह से योग रत्नाकर में बताया है कि पीपल के अंकुर का काढ़ा ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत उपयोगी भी पड़ता है, और पीपल का प्रयोग हम पुंसवन विधि में भी करते हैं, तो इसलिए उसका प्रयोग बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो बरगद हो गया, पीपल हो गया, उदुम्बर हो गया। ऐसे ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में इतना महत्व दिया है कि पीपल की परिक्रमा करिए, बरगद की, वट सावित्री की पूजा करिए, फिर गुल्लर का, दत्त भगवान का उत्पत्ति वहां पे हुआ था, ऐसे ही नहीं है, उसका महत्व है। और इनफर्टिलिटी के केस में भी उदुम्बर के फल खाने के लिए बोला है, या उसका छाल का काढ़ा पीने के लिए बोला है, वो इनफर्टिलिटी पूरी तरह से नष्ट करता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उसी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं कि उशीर, इंद्रिय जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग करें। और आमाशय की दुष्टि होती है, इसका ध्यान में रखते हुए, आमाशय की दुष्टि और ग्रहणी दुष्टि है, हमें ग्रहणी को जब तक हम ऊपर से नहीं ठीक करेंगे, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब केवल पक्वाशय पे हम बस्ती दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वहां पर हमें स्वर्ण परपटी, कुटज घन परपटी, इन सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुटज का जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसको पुटपाक विधि से जब हम रस निकालते हैं, फिर उसका परपट्टी बनाते हैं, तब बहुत ज्यादा फायदा कर जाता है। ठीक है, और पीने के लिए हम लोगों को ना मंड का ही प्रयोग करना चाहिए,
और या फिर चावल और मंड, इसका ओदन, ये खाने के लिए देना चाहिए। तो इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग का कोई और अनुभव है तो बता सकते हैं। कंचन मैम हेलो आप बताएंगी? हाँ जी बताइए। जी, आरती मैम बताइए। मैं इसमें और पेशेंट सर पूरा रिकवर कर जाता है सर इसमें पिच्छावस्ती से। सर 16 दिन का एक करके 32 डेज का गैप करके फिर 16 दिन ऐसे करती हूँ, और शोधन और शमन दोनों मतलब रिंगन टाइप करती हूँ। उसमें मोचरस का शीर पाक बनाती हूँ। उसमें सर 5 कोई भी द्रव्य लेते हैं सर, इसमें उशीर, कुटज, वासा, यष्टि मधु, कभी कभी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी कभी गुड़ुची, जहां पर मेरे को लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ऐसी हेल्थ स्टेटस में है कि बिल्कुल उसका वजन डाउन जा रहा है, तो वहां पे गुड़ुची भी लेती हूँ। किसी किसी केस में सर शतावरी लेती हूँ। और सर घृत में चांगेरी या यष्टि मधु घृत देते हो सर उसको के लिए। और नाक के सर चूर्ण बहुत कम मात्रा में सर उसमें यूज करती हूँ। जी ठीक है। और ना में एक और तो सर चीज, वो पिच्छावस्ती से सर पेशेंट काफी रिकवर हो आप जाता है। पिज्जा बस्ती में मैम क्या क्या डालती हैं वो बताइए। सर हम 5 सर मेन इसमें रहता है, कूटज, उशीर, मुस्तक, और कभी कभी बिल का जो फ्रूट का मज्जा रहता है वो रहता है, या अपना ये वासा, और यष्टि मधु या गुरुची। इन मतलब इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी जो शालमलई ये मोचरस जिससे निकलता है उसका बार्क भी सर इसमें कभी कभी यूज कर लेते हैं। जी थैंक यू। ठीक ठीक है। और मुझे एक और चीज बताना है, अभी आप क्रॉन्स डिजीज और कोलाइटिस, इसमें देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को। कुछ पैनकोलाइटिस रहता है, कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन है, जो रेड रेड दिख रहा है वहां पे इन्फ्लेमेशन रहता है। ये क्रॉन्स डिजीज और कोलाइटिस का डिफरेंस रहता है। एक और चीज मुझे बताना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में वृद्ध वैद्य लोगों ने और भी रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया है कि एक मटका लिया, मटके में ये जो जितने द्रव्य है ना, जैसे उशीर हो गया, फिर इंद्रिय हो गया, और फिर उसके बाद ये जितने भी नागकेशर हो गया, मुस्ता हो गया, बेल का गुदा हो गया, अनार का छाल हो गया, इसको पीस के इसका कल्क बनाया। कल्क बना के मटके में अंदर लेप लगा दिया। लेप लगाने के बाद दूध से दही बनाया, दही से तक्र बनाया, तक्र को पूरा मंथन संस्कार किया, और फिर उसी मटके में वो तक्र डाल दिया, रात भर रख दिया, और उसमें थोड़ा सा धनिया, जीरा, काला मिर्च डाल दिया, सौंफ ये डाल दिया। उसके बाद में उसको छान लिया, और ये जो तक्र है, इतना अच्छा बढ़िया तक्र, इसका बस्ती दिया। ये बस्ती देने से क्या होता है कि तक्र बस्ती से कभी भी इंटेस्टाइन को रुक्षता नहीं आती है इतना ये, और क्योंकि उसमें थोड़ा स्निग्धता भी रहती है, मक्खन वाला जो तक्र डाला, इससे इतना बढ़िया अल्सर जो रहता है वो पूरी तरह से हील होने लगता है। कुछ कुछ लोगों को जिनका अल्सर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, उनको जात्यादि तेल 80 सीसी, मतलब 180 या 30 सीसी मात्रा बस्ती देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ को घी का बस्ती दिया, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ लोगों को 4 बार, दिन में 4 बार तिल तेल का 50 ml बस्ती दिया, दिन में 4 बार। कुछ लोगों को 3 बार पिच्छा बस्ती दिया, इससे फायदा हुआ। जैसे जैसे कंडीशन रहता है वैसे वैसे मेडिसिन चेंज करना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल नहीं रखना चाहिए, थोड़ा चेंज कर करके देना चाहिए, जैसा कंडीशन वैसे। या और ये अनुभव से आता है, बहुत सारे पेशेंट देखने पे हमें पता चलता है कि इसको कितना है कितना नहीं है। बाकी कंचन मैम आप बताइए, आप अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैसे मैनेज करती हैं? कंचन मैम सुन पा रही हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बहुत ही अच्छा बताया सर आपने, और बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो गए काफी। और मेरा अभी एक केस चल रहा है सर, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। वो बच्चा है सर, कुछ मतलब 12th के बाद जो सीए पढ़ने आया था मुंबई में। वो एक्चुअली राजस्थान से है, बिजनेस फैमिली है वो, तो उन्होंने बच्चे को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया था। पर 1 महीने के बाद ही उसे ये अल्सरेशन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उसको ब्लीडिंग स्टूल्स आ रही थी काफी। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, पर सबने उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस करके डायग्नोज करके उसको बोल दिया कि अभी स्टेरॉइड स्टार्ट करने पड़ेंगे या फिर मिसाकोल वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उनको पता नहीं कहाँ से रेफरेंस मिला, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने वो पेशेंट को ट्रीटमेंट लिख के दिया। तो उसमें मैंने हेतु, सबसे पहले तो मुझे हेतु बताना है कि वो बच्चा था, उसको राजस्थान छोड़ना नहीं था सीए करने। मुझे लग रहा था कि ये घर वालों ने फोर्सफुली वो यहाँ पे लाके उसको
रखा है, तो उसके साथ मैंने बात की, तब मुझे पता चला, मतलब वो बात करते करते ही रोने लगा। तो मुझे पहले लगा कि ये बहुत ज्यादा मतलब अंदर से इमोशनल है, वो राजस्थान ही जाना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था और पापा ने शायद उसको ये जो सीए का ये पढ़ने के लिए भेजा था। तो मैंने उनको घर वाले को भी समझाया, उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया था मेरे से बात करने के पहले कि मैं उसको शिफ्ट करने वाला हूँ करके। तो वो शिफ्ट भी कर दिया और मेडिसिन भी स्टार्ट हो गया सर। 1 महीने में पूरा बच्चा एकदम नॉर्मल है। अभी फॉरेन टूर पे गया है, तो मेरे से बात किया 5-6 दिन पहले ही अभी। पर फिर भी मैंने बोला अभी बाहर का खाना होगा वहां पे, तो फिर भी अभी देखते हैं आने के बाद क्या कंडीशन है। पर सर ब्लीडिंग बिल्कुल 8 दिन में पूरा नॉर्मल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्टॉप हो गया था ब्लीडिंग। मैंने उसके ट्रीटमेंट में, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि इसे कुष्ठ की तरह भी हमें देखना है, तो मैंने वहां पे वो भी मतलब उसको केशर गुगुल ऐड किया मैंने, यहाँ पे कुटज घनावटी ऐड किया, बिलवा दी चूर्ण है, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा मैंने ऐड किया था, ये सब घोल दिया था मैंने 2 टाइम खाना खाने के बाद। और सिर्फ मानस मित्र गुटिका दिया था और बच्चे को बोला था खुश रहने के लिए। जब वो वहां पे शिफ्ट होके गया तो मुझे लगता है वहां का उसका हेतु जो था वही हमने उसका मतलब कि बंद कर दिया था। उसका मतलब वो जो एक्सेस थिंकिंग है, सोचना है, रोना धोना, वो सब 100% बंद हो गया था। तो वहां से रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। उसका जो हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो वो सोच रहे थे कि क्या करना है करके। तो मैंने हमारी जो आयरन कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स आती है तो वो स्टार्ट करा दी थी। तो सर उसका हीमोग्लोबिन भी 13 हो गया अभी 1 महीने में ही, काफी अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने सारी दुनिया भर के बाद में भी मतलब उसका ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद भी सब टेस्ट करा लिए कि कुछ ऑटो इम्यून है क्या, ये है क्या, वो क्या, वो सब मतलब उनके बहुत सारे रिलेटिव्स में भी डॉक्टर्स है, उनको भी सबको बता दिया कि, पर उन्होंने सबने बोला नहीं ये फिर से वापस हो सकता है करके। तो उन्होंने सारी टेस्ट करा दी, सभी सब निगेटिव आई सर 1 मंथ में ही। तो मतलब वो इतने हैप्पी हो गए कि मतलब आयुर्वेद से कुछ चमत्कार भी कर सकता है करके। पर वो पेशेंट को मैं और 3 महीने मेडिसिन खिलाने वाली हूँ। पूरा ठीक होने पे फिर भी मैं 3 महीने के बाद फिर से बताऊंगी सर। जी सर। जी, तो आपको ऐसे प्राउड फील होता है कि आप इसीलिए बीएमएस की कि आप ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करेंगी एक दिन? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आयुर्वेद से पेशेंट को पूरा ठीक करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती थी पहले, अभी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ हमेशा और भगवान का भी करती हूँ, क्योंकि दोनों का साथ मुझे मिल रहा है, संहिता का साथ मिल रहा है और आप दोनों का साथ है। तो मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। पहले जो कि मुझे सोचना पड़ता था, अभी ऐसा हो जाता है ना आप हो, तो मैं बिल्कुल बिंदास हो जाती हूँ कि नहीं मैं ठीक करने वाली हूँ इस पेशेंट को। जब भी पेशेंट हाथ में लेती हूँ तो मैं पहले ही मन में ठान लेती हूँ कि मुझे इसको ठीक करना है, तो मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है सर। थैंक यू सो मच मैम, सर। मनस चिकित्सा में नस्या थोड़ा लंबा कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, एक्चुअली बच्चा बहुत हैप्पी है, तो मुझे लगता है कि वो वहां से ही रिकवर कर गया कि एक अपना जगह चेंज हो गया, उसको बैडमिंटन खेलने मिल रहा है फिर से। मतलब वो स्टेट लेवल का प्लेयर है सर, और उसका वो सब बंद हो गया था ना, तो फिर वो बहुत रोना धोना स्टार्ट कर दिया था उसने। अच्छा, थैंक यू सर। मैम जो आयरन कॉम्प्लेक्स आपने दिया वो कौन सा था? आपको मिल जाएगा मैम, गूगल पे आप सर्च करोगे ना, तो ये हमारी आयुर्वेदिक है हमारी या फार्मेसी, एलोपैथिक है? ये हमारी फार्मेसी का है। पर उसमें ना वो दोनों कॉम्बिनेशन है उसमें उन्होंने डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आयुर्वेदिक वाला है वो, पर मैम उसका उसमें नाम आयरन कॉम्प्लेक्स ही है क्या? हाँ आयरन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेला का। थैंक यू। ठीक है, और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप कुछ बताने वाली हैं? मनीषा सिंह मैम का बहुत अच्छा प्रैक्टिस का अनुभव है, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और मैम हर चीज बता देती हैं। मनीषा मैम बताइए प्लीज, पेशेंट देख रही हैं डॉक्टर मनीषा सिंह मैम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, ये बताइए आप। जी मैम। संध्या संध्या का पूजा होता है, आरती देवी माँ का वही चल रहा था और मैं सुन भी रही थी। जी सर, आज का तो बहुत ही अच्छा लेक्चर था सर, और इतना प्राउड फील होता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप निकाल के लाते हैं सर, जो हम लोग 20-30 साल में भी नहीं जान पाए, वो हम लोग इतने जल्दी सारा ज्ञान का संग्रह एकत्रित कर ले रहे हैं। इसके लिए तो आपको धन्यवाद, आयुष दर्पण को धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आज का रहा है कोलन का, अल्सराइटिस का, और इसके बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं पेशेंट जो भी हैं।
और कई एक केस में मैंने भी काम किया है सर। उनको सर्जरी के लिए बोल दिए थे डॉक्टरों ने कि जैसे अभी आपने बताया कि कट करके और इंटेस्टाइन को जोड़ देंगे, तो वैसे केस में भी मैंने अनुभव अपने तरह से किया था, जबकि मेरे को कहीं से कोई जानकारी भी नहीं थी। और जी सर, ऐसे ही केस था उनको, और डायरेक्ट स्टूल ऐसी डायरेक्ट पास हो जाता था या फिर पास ही नहीं होता था, रह जाता था। और बहुत पीड़ित थे वो, बहुत ज्यादा। बस्ती भी देते थे तो डायरेक्ट बाहर आ जाता था सर। फिर मैंने जात्यादी का 15 साल पहले का मुरबीना जात्यादी का, और बिलवादी का मैंने योग बनाई थी, मुस्ता बिलवा, और इसके साथ में आपका इंदुकांतम घृत मैंने उसमें मिक्स करके दिया उनको। और सर इतना अच्छा इंस्टेंट उनको रिलीफ मिला और इतना अच्छा लाभ मिला कि 10 से 15 दिन में ही उनको बेनिफिट मिल गया। स्कूल पास करने के लिए बैठने लगे, वस्ती भी लेने लगे और रुकने भी लगा। इसके साथ में जो ओरली मेडिसिन चलाते थे प्रवाल पंचामृत के साथ में, परपट्टी वगैरह, ये सब का योग दिया, स्वर्ण सुत शेखर रस के साथ काम, दूधा शंख भस्म, और मुस्ता के साथ में उनको योग बना करके साथ में दिया, मुस्तारिष्टम के साथ में। तो उसके साथ में ये सर, मैं उतने समय से सर्च करती थी कि ये जात्यादी तेल का बस्ती कैसा रहा, घृत की बस्ती कैसे काम की, और वो चीज अभी इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को सारी चीज क्लियर हो रही सर। तो कार्य की जो सिद्धता है वो तो थी ही, लेकिन संपूर्णता और प्रामाणिकता इस प्लेटफॉर्म पे मिली, और जिससे लगा कि हाँ, जो भी चीज है उसमें गर्व महसूस होता है, अब होता है। उस समय सिर्फ यही था कि हम बस पेशेंट को ठीक करना है, नहीं हो, मेरा यही लक्ष्य रहता था कि आया है, बस इसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं होगा। इसको आयुर्वेद के सारे बेसिक आधार को लेकर के और वस्ती को लेकर के मैं चलती रही, सफलता मिलती रही। लेकिन सर, आपका दिया हुआ ज्ञान और प्लेटफॉर्म और यहाँ सभी जो शेयर करते हैं, बहुत बहुत यूनिक है, और इस युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है सर। जो भी इसमें जुड़ रहा है सबको बहुत कुछ मिल रहा है। थैंक यू सर। और मैं इंदुकांतम कषायम और घृतम को अल्सरेटिव में मैं कंटिन्यू चलाती हूँ, कम से कम 3 महीने चलाती हूँ, और पेशेंट लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं सर। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी हैं जो फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताएंगे सर। इनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, शायद ऑडियो नहीं आ रहा। ये मिश्रा जी भी बोल रहे थे, इन्होंने भी ठीक किया है। और किसी ने ठीक किया है? मिनल गुप्ता मैम, किसी ने अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक किया है क्या? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप बताएंगी? किसी ने, अंजना मैम, किसी ने किया है तो बता सकते हैं यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। सुनीता मैम, आशा मैम, आप लोगों ने किया है कुछ काम अल्सरेटिव कोलाइटिस पे? जी सर, मैंने किया है। एक्चुअली मेरी तब नई नई प्रैक्टिस थी, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो पेशेंट मतलब 3 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस से फीमेल पेशेंट थी मेरी, 24 ईयर्स की। तो उनको मतलब बोला गया था कि आपको कट करना पड़ेगा जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, लेकिन फिर वो लोग रेडी नहीं थे, बल्कि बहुत डर रहे थे। मेरे पास आए थे तो मैंने सिर्फ उनको नाक के सर दिया था जात्यादी तेल के अंदर, और प्रवाल पिष्टी कामरूपा वगैरह पित्तशामक मेडिसिन चलाई थी कंटिन्यू। मतलब एक महीना तक उन्होंने ली थी। तो बोले कि मुझे जो स्टूल में मेलेना जैसा होता था ना, वो कम बंद हो गया, और वॉमिटिंग सेंसेशन, बार बार एसिडिटी होता, ये सब सिम्टम्स सबसाइड हो गए। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आशा मैम। और न, हम डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी से पूछना चाहते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने यूज किया है, मतलब कुछ दवाई यूज किया है अपने? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। कोलाइटिस में सर जो भी पेशेंट मैंने देखे हैं, तो हमेशा जो पेशेंट मतलब वो प्राइमरी स्टेज वाले ज्यादा मिले। तो उन पेशेंटों में मैंने जो भी मतलब मैंने 3 केस देखे ऐसे कि मतलब उनको अम्ल पित्त के साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो इनके लिए वही सर दीपन पाचन औषधि देकर ही मतलब उनको ठीक किया, और साथ में अम्ल पित्त का इलाज भी साथ में, जैसे सूत शेखर, कामदुधा, इसकी दवाइयां देके उनको ठीक किया। क्योंकि जो भी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट मिले उनके उनमें कोई ऐसी मतलब मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। वो उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी हिस्ट्री मिली थी।
और एक पेशेंट जो मैंने जरूर देखी थी जो करीबन 10-12 बार 13 बार जाती थी, और उसका जो हेतु था वो मतलब उनकी फैमिली में काफी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि जिसके कारण वो मतलब डिप्रेशन में गई, और उनका जो हेतु में उनका वेग धारण रहा, स्ट्रेस बहुत रहा, और वो करीबन 12-15 बार उनकी मल प्रवृत्ति होती थी। तो उनके लिए भी सर यही सब दवाई है, जो कुर्जा रिस्ट जो अभी आप बात कर रहे थे, बिल्वाजिल, कुर्जा रिस्ट, ब्राह्मी बटी, और आपका ये पुष्पानुग चूर्ण, मुफ्ता, ऐसी दवाइयां दी तो उससे उनको आराम हुआ सर। जी सर। और आपने बस्ती वगैरह कुछ दिया? नहीं सर, जरूरत ही नहीं समझी बस्ती के, मतलब ओरल मेडिकेशन से ही वो ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। करीबन 3 महीने मेडिसिन दिया उनके लिए, वो ठीक हो गई। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। सुनीता मैम कुछ बताइए आप। सर प्रणाम सर। सर जो आप पूछ रहे थे क्रॉन्स और अल्सरेटिव में डिफरेंस कि ऑब्जर्व करें, वो बताएंगे सर क्या है मतलब? देखिए ना, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है अल्सरेशन क्रॉन्स डिजीज में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है, कोलोन का। इस तो फोटो में उतना नहीं है, आप सर्जरी की बुक में देखेंगी। बराबर है ना आदित्य सर? सर तो उसमें सर हमारे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट उसकी जो है उसमें कुछ डिफरेंस कॉमन ही रहेगा? रहता है, कॉमन ही रहता है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का है। आदित्य सर बराबर है ना क्रॉन्स और हाँ डिजीज? और हाँ, बताइए हाँ सर। सर, जनरली ऐसे ही रहता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वही कहाँ पे व्याधि है उसको देख के दे, कि जैसे जितना मुझे पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा अच्छा परपेटी लगती है, लार्ज में कामदुदा टाइप की चीजें लगती है। सही। जी जैसे सर आपने ये तो सही बोला, क्रॉन्स और अल्सरेटिव जनरली ऐसे ही रहता है। जी, है ना। तो इसमें यही है कि हमें इसमें 4-5 व्याधियों को कॉमन देखना है, जैसे कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग, एक पक्वाशयगतवात, दूसरा, तीसरा हमें ये देखना है कि ग्रहणी कला की दृष्टि, चौथा अग्निमांद्यता से शुरू हुआ है ये सब, और वहां पे ग्रहणी की चिकित्सा हमें करनी है, अग्निमांद्यता की करनी है। ये सब जब हम करते हैं, ये सब ऐसे दिमाग में रहना चाहिए, ये सारी बीमारियां का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें आईबीएस भी रहता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे डिजीज का कॉम्बिनेशन, सिंड्रोम। डिजीज मतलब एक व्याधि, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी व्याधियां। तो ये आईबीएस से शुरू होके अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसा हो जाता है। कभी कभी भल्लातक का सेवन कराया गया बहुत ज्यादा, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनको भल्लातक खिलाया गया, उससे भी अल्सर होके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। तो वो देखना चाहिए कि हाँ, या फिर बहुत ज्यादा एलोपैथी की दवाइयां बहुत सालों साल खिलाया गया है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो उससे उष्णता बॉडी में बढ़ गया है, और उसको पित्त को कम करने के लिए पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल ये सब नहीं दिया, तो वो अल्सर करेगा और ये कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा भी देखने को आता है। इसलिए बोला जाता है कि एलोपैथी की दवाइयों को खाने के बाद लेना चाहिए, अगर खाने के बाद नहीं लेंगे तो वो गैस्ट्राइटिस या अल्सर ये सब करता है। वो दवाइयां बहुत गर्म रहती है। जी हाँ, और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम आप कुछ बताइए, गरिमा पांडे मैम, वर्षा मैम, आप लोगों ने कुछ देखा है पेशेंट? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। माधुरी मैम, अगर नहीं किया है तो आप लोग करेंगे और आप बताएंगे। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट देखे हैं? गरिमा मैम? हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ बताइए मैम। मैम सर देखे हैं, एक पेशेंट देखा है मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस का, तो आपका ही लेक्चर सुन के और आपने जो ट्रीटमेंट लाइन बताई थी उसी पे अभी शुरू किया है। तो 1 महीने ही हुआ है उनको, लेकिन ऐसे 20% तक आराम है, बट उनका काफी सीवियर केस है, तो रिजल्ट अभी नहीं पता कि कैसे आएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्या इम्प्रूवमेंट आप है। केवल सिम्टम बताइए, आपने क्या सिम्टम देखे उनको, मतलब सर क्या दिखाई उनको दिया? सर उनको डायरिया है, दिन में 20 बार दिन में जाते हैं और रात में 5-6 बार, और उनका जैसे जो एंडोस्कोपी हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको काफी ज्यादा अल्सरेशन है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, स्टेरॉइड्स पर भी हैं, तो आई थिंक काफी काफी लेट किया है उन्होंने आने में, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो अभी जैसे जब इनिशियली रात में 10 बार जाते थे तो अभी 2 बार जा रहे हैं, इतना इम्प्रूवमेंट है और सो पा रहे हैं थोड़ा सा।
तो दिन में अभी वैसा ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपने लेकिन क्या क्या दवाई दिया मैम? सर मैंने कुटच घनवटी, बिलवादी रसायन, ब्राह्मी वटी एंड गिलोय घनवटी, जो मेरे पास ये चीजें अवेलेबल थी यहाँ पे, वही दिए हैं। उनका थोड़ा सा डाइटरी हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की है, वो दूध वगैरह सब कुछ ले रहे थे तो वो बंद किया है, तक्र देना शुरू किया है सर, आप क्योंकि यहाँ पे हाँ बताइए बताइए। सब वही मेडिसिन का लिमिटेशन काफी हो जाता है ना, तो इसलिए तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बचपन से इतने इंटेलिजेंट है क्या, जो विदेशी धरती पे जाके आयुर्वेद का झंडा लगा रही हैं और लिमिटेड मेडिसिन में? सर झंडा तो कुछ नहीं तो और झंडा तो बिल्कुल नहीं है सर। अंग्रेजों का क्या हेतु रहता है कि उनको कोलाइटिस होता है, क्या खाते हैं वो ऐसा उल्टा पुल्टा? हाँ सर, यहाँ तो हेतु बहुत ज्यादा है। अल्कोहल सबसे बड़ा है, रात्रि जागरण, और विरुद्ध आहार तो 100% केसेस में होता है। सारी चीज और मिल्क शेक्स, चीज से बनी चीजें, सारा डेयरी और सॉल्ट एक साथ खाना, तो यहाँ तो हेतु सबसे बड़ा यही है। बीफ भी खाते हैं, बीफ। आप उनको ये बोलती हैं कि ये हम किस तरह से ठीक करते हैं? आप ऐसे बोलते हैं कि कुष्ठ रोग है इंटेस्टाइन का, ऐसे कुछ? हाँ सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। यहाँ तो ट्रीटमेंट 10% होता है, 90% तो पेशेंट काउंसलिंग ही होती है। उनको समझाना पड़ता है कि क्या है, कैसे ठीक करेंगे, तो हाँ बताना पड़ता है सर, डेफिनेटली, और बहुत वो सपोर्ट कन्विंस करना हो पड़ता जाते है। हैं आपके आयुर्वेद के मेथड से, वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है? सर आयुर्वेद के पास यहाँ पे जो आते हैं ना, वो पूरा कन्विंस होने के बाद ही एक तरीके से आते हैं। जब वो पूरी रिसर्च कर लेते हैं और गूगल रिव्यूज पढ़ लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, तो पूरे डेडिकेशन के साथ आते हैं। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बराबर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी डाउट के साथ नहीं आते हैं। जो जिनको आना होता है वही आते हैं, पूरे फेथ के साथ आते हैं। हाँ, और आप भी तो इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने कहा आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट है कि आप उनको समझा पाती हैं। ये तो अंग्रेज क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये आयुर्वेद में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ठीक होता है हर्ब्स से? ठीक है। हाँ बिल्कुल सर इंटेलिजेंट तो कुछ नहीं सर, आप जो सिखा रहे हैं उसी को कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी होता है मेरे पास उससे ट्रीट करने की। ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू सर। अरविंद आगे। सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। जो आप बता रहे थे ना, वो मटके के अंदर नागकेसर और बाकी सारी जो परपटी, हाँ। मतलब ऐसा मुस्ता हाँ। वगैरह का बना के लगाते हैं, वो सर हाँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे तब कैसे बनाते क्या करना है ना कि हमें वो सारी दवाइयां हैं, वो मैम ने लिखा है। शशि मैम आपने क्या लिखा है बताइए? शशि मैम। सर मैंने तो भी कुछ, अच्छा जो आप उस वक्त बता रहे थे तो वो तो था हाँ। सर, उशीर था, नाकेसर था, तापिया दिलाव था, मुस्ता था, बेल का गूदा था, कुटस था और अनार की छाल थी। ये आपने एक्सटर्नल यूज के लिए बताया था? एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल यूज के लिए। इंटरनल के तक्र तो बना आपने के बटानपुर से यूज दूध करा। बताया तक्र। था, चावल के मंड की बस्ती बताई थी, इत्यादि तेल की बताई थी, हाँ। और उसके अलावा ये उसको कैसे बनाते हैं वो बताया था, और एक मसूर के दाल वाला जो पीपल के अंकुर से था या छिरी से सिद्ध करके वो सारी बस्तियां वगैरह बताई हैं इसमें सारा। हाँ, तो ये मैम क्या करना है कि सारे द्रव्यों को लेना है, इनका कल्क बनाना है, और एक मटका धो के अच्छे से सुखा के, और उसमें अंदर ये बिल्व, नागकेशर, ये सारे का अंदर लेप लगा देना है कल्क से। फिर इसमें तक्र डालना है, तक्र को 24 घंटे रखना है। फिर उसके बाद में थोड़ा जीरा धनिया वगैरह भी डाल देना है। फिर उसके बाद में वो तक्र को छान देना है लेप और सूखने के बाद। जी उसका बस्ती देना है। ठीक है, 100 ml बस्ती देना है, और उसी को अगर पीने के लिए दें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, थैंक यू सर ये कल्क जो आप अंदर कह रहे हो कि लेप लगाना है, तो मतलब वो पर्पस तो वही है कि उसमें उसके गुण आ जाएंगे, तक्र में तो हाँ, लेकिन सीधा वो ही नहीं डाल मटके के सकते। साथ हाँ रहता है। एग्जैक्टली। वो मटके के साथ जब वो लगा देते हैं ना, तो उसका और मिट्टी का तत्व उसमें आके, क्योंकि मिट्टी का तत्व भी मिल रहा है ना, तो वो सर मैक्सिमम कितने टाइम तक रखना है ये तक्र वो सिद्ध सूखने करने तक, के लिए? वो कल्क को सूखने तक रखना है, और तक्र डाल के 24 घंटे तक रखना है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, अभी मैं थैंक यू सर। जो ये मैं पढ़ाया हूँ इसका मैं पीडीएफ निकाल के देने का कोशिश करूंगा, और पीछे के जितने लेक्चर है उसका भी पीडीएफ दूंगा, कोशिश करूंगा, है ना, तो ताकि आप लोगों को भी ये सब पढ़ के और करने में बहुत इजी जाए।
ठीक सर है। ल्यूकेमिक कोलाइटिस में जहाँ पे परफोरेशन हो जाता है, आंत पतली हो जाती है, वहां पे मैंने खैरवा चंद्रकला दिया था और कामदोदा सर, वो कैंसर के लिए चल रही थी, उससे आराम मिला था सर। क्या क्या दिए थे? कहरवा और कहरवा पिछली चंद्रकला और कामदोदा, कामदोदा। मौतिक चंद्रकला और कामदोदा। जी सर। कहरवा तो हीलिंग करता ही है, उसका प्रॉपर्टी जी है। जी ठीक है, थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। एक एलोपैथी के डॉक्टर होके भी आयुर्वेद पे इतना विश्वास करते हैं, प्राउड ऑफ यू सर। प्रणाम सर। सर मुझे ये पूछना था, इसमें इंटरनल शॉक्तिक भस्म दे सकते हैं क्या? हाँ, शॉक्तिक भस्म जो रहता है वो कपर्दी का शॉक्तिक, ये सब एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, अन्न का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, देते हैं ना हम लोग। प्रवाल पंचामृत में तो है ही ना सर सब कुछ। हाँ। सर एक चीज और पूछनी थी, मान लीजिए वातज और पित्तज लोगों को ज्यादातर ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, वातज पित्तज इस पे है, तो उसमें आप कौन सी वाली बस्ती ज्यादा पसंद करेंगे, तक्र वाली या फिर जो वातज में घृत मक्खन वाली तक्र, वातज में मक्खन वाले तक्र की बस्ती। अच्छा। और पित्तज में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, घी की बस्ती देते हैं या चंदन मतलब लाक्षादी तेल की देते हैं, जहाँ पित्त का भी शमन करना हो, या महापित्त घृत का देते हैं। अगर दोनों आपको दिख रहे हैं, दोनों चीजें हैं, वातज पित्तज जैसे है, दोनों प्रॉब्लम रहती तो है, उसमें हम मिक्स करके देते हैं। मैंने तो महातिक्त घृत का दिया है, कभी कभी दाढ़ी मादी घृत का दिया है, जो हम लोग कुष्ठ की चिकित्सा करते हैं ना ऊपर से, महातिक्त घृत, वो यहाँ बस्ती देने से फायदा होता है। कभी एचबी कम है तो दाढ़ी मादी घृत का देते हैं, क्योंकि दाढ़ी दोनों पे काम करेगा। वो दाढ़िम जो है कषाय रस भी है, वो एचबी को भी अच्छा करेगा और हील भी करता है दाढ़िम की त्वचा। जी ठीक है, अब अभी हम ना थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोगों को जो बोलना होगा नेक्स्ट सेशन। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, नहीं सर, मैं प्रणाम कर रही थी ब्रेक के लिए। अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।